हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि भारतीय पुरातत्व एवं शिलालेख के तत्व नामक पेपर देना चाह रहे हैं और देना क्या चाह रहे हैं, एमए का उनका पेपर है, तो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर आपको दिए गए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अगर इसकी पीडीएफ की, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको वहां से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है आज का कि पुरातत्व अभिलेखागारों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पुरातत्व अभिलेखागार ऐसे संग्रहालय या संस्थान होते हैं जहां पुरातात्विक खोजों, उत्खननों, सर्वेक्षणों तथा संबंधित दस्तावेजों, चित्रों, मानचित्रों, प्रतिवेदनों व वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। ये अभिलेखागार भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो पहला आता है पॉइंट सूचना का स्रोत। ये प्राचीन स्थलों पर किए गए उत्खननों की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रलेखों का संरक्षण। दोस्तों, यहाँ उत्खनन रिपोर्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग्स, रेखाचित्र एवं फील्ड नोट्स सुरक्षित रहते हैं। फिर अगला तीसरा पॉइंट आता है शोध के लिए उपयोगी। तो शोध के लिए उपयोगी कैसे? इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और विद्यार्थी यहाँ से जानकारी प्राप्त शोध करते हैं। चौथा पॉइंट आता है डिजिटलीकरण। तो वर्तमान में कई अभिलेखागारों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है, जिससे व्यापक पहुंच संभव होती है। पांचवा पॉइंट आता है संरक्षण एवं पुनः प्रस्तुति। तो दोस्तों, इन अभिलेखागारों में संरक्षित सामग्री को अध्ययन कर पुनर्निर्माण व सुरक्षित योजनाएं बनाई जाती है। राष्ट्रीय धरोहर, ये देश की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसके निष्कर्ष की अगर बात करते हैं तो निष्कर्ष यही है कि पुरातत्व अभिलेखागार इतिहास की अमूल्य धरोहर है, जो हमें प्राचीन समाजों की संरचना, संस्कृति व जीवन पद्धति को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नवपाषाण युगीन भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, नवपाषाण युग, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। ये युग भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस युग में मनुष्य ने अपने जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनका प्रभाव आगे चलकर संपूर्ण समाज के लिए विकास में दिखाई देता है। इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि की शुरुआत थी। यानी ये जो नवपाषाण युग है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि की शुरुआत होना। पहले के युगों में मनुष्य भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, लेकिन नवपाषाण युग में इसने अनाज उगाना शुरू किया। भारत में इस युग में प्रमुख कृषि उत्पादक गेहूं, जौ, चावल थे। इसके साथ ही पशुपालन की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी। मनुष्य ने कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों को पालतू बनाकर दूध, मांस और श्रम के लिए उपयोग करना प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कृषि और पशुपालन के विकास के साथ स्थायी जीवन शैली का भी प्रारंभ होता है। अब मनुष्य स्थायी घरों में रहने लगा और छोटे छोटे गांवों का निर्माण होने लगा। फिर घर सामान्यतः मिट्टी और पत्थरों से बनाए जाते, यानी दोस्तों जो घर होते थे वो किससे होते? मिट्टी और पत्थरों से निर्मित होते थे। फिर बुर्ज और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे घर मिलते हैं जो जमीन के अंदर होते, जिससे ठंड से बचा जा सकता। चिरांद बिहार में लकड़ी और मिट्टी के घर बने होते। और इस युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों को भी परिष्कृत कर दिया, यानी साफ कर लिया, उनको खोज लिया। अब घिसे हुए पत्थरों से कुल्हाड़ी, दरांती, चाकू जैसे औजार बने जाते। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे, जिनसे अनाज, जल संग्रहित किया जाता। और ये बर्तन विभिन्न आकारों और चित्रों से युक्त होते, जिससे उनकी सौंदर्यता का पता चलता था। भारत में नवपाषाण युग के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन से? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़। कौन सा मिलता है हमें? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में। यह स्थल कृषि और पशुपालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में या अर्ध भूमिगत आवास पाए जाते हैं। फिर तीसरा चिरांद बिहार, या मिट्टी और लकड़ी के घरों के प्रमाण मिलते हैं। चौथा है पाइकली घाट असम में, और ये स्थल पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को दर्शाता है। कौन सी? पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को दर्शाता है। आदमगढ़ और नवदा तोली मध्य प्रदेश का है। यहाँ से खेती और शिकार के मिश्रित जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करें धार्मिक दृष्टिकोण में, तो धार्मिक दृष्टिकोण में आपको यह पता होना चाहिए कि क्या परिवर्तन हुआ। प्रकृति पूजा हुई, पशु पक्षियों से संबंधित प्रतीकों के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कुछ स्थलों पर नारी मूर्तियां भी मिली है, जो प्रजनन शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। निष्कर्ष इसका यही है कि नवपाषाण युग
भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की नींव रखने वाला युग था, जिसमें मनुष्य ने भोजन उत्पादन, स्थायी निवास, सामाजिक संगठन, कला और धार्मिक विश्वासों की ओर कदम बढ़ाया। यही वह समय था जब मानव जीवन शिकारी जीवन से आगे बढ़कर एक संगठित और सुव्यवस्थित उन्नत समाज की ओर अग्रसर हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो पहले आप लाइक कीजिए, फिर आप एक अच्छा कॉमेंट कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर अच्छे से मिल सके। और हमने जो आपके लिए मेहनत की है, पीडीएफ, वीडियो, पेपर जो की है, आपके लाइक से आपके बहुत हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, कि आहड़ सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। मैं नहीं होगा यहाँ पर, वे होगा कि आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता पर टिप्पणी लिखो। तो सबसे पहले बात करते हैं आहड़ सभ्यता। छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है। आहड़ और कालीबंगा दोनों ही प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुरातात्विक सभ्यताएं, जो मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र में, यानी ये जो दोनों सभ्यताएं हैं वो राजस्थान में। आहड़ सभ्यता का विकास वर्तमान उदयपुर क्षेत्र के राजस्थान में लगभग 2500 वर्ष से हुआ था, जबकि कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की एक प्रमुख शाखा थी, जिसका विकास हनुमानगढ़ जिले में हुआ। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अग्रिम स्थल रही, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। यहाँ दो भागों, नगर और दुर्ग का नियोजित विकास दिखाई देखने को मिलता है। यानी यह दोनों भी रूप है, नगर भी है और दुर्ग भी है। सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग, कृषि पर आधारित जीवन शैली तथा तांबे और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग इसके प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलती है। फिर आहड़ की, अगर आहड़ की बात करें तो आहड़ सभ्यता भी ताम्र पाषाण युग की संस्कृति थी, जो तांबे के औजारों, लाल काले मर्द बांड और कृषि पर आधारित जीवन शैली के लिए मानी जाती है। आहड़ सभ्यता को धूल कोट भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता को धूल कोट भी कहते हैं। दोनों सभ्यताओं में कृषि, पशुपालन, तांबे का उपयोग, मिट्टी के बर्तनों की कलात्मकता जैसे कई समान तत्व मिलते हैं, परंतु कालीबंगा में हड़प्पाई नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, जबकि आहड़ अधिक स्वदेशी और स्थानीय संसाधनों पर आधारित थी। इन दोनों सभ्यताओं की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अशोक के अभिलेखों की विशेषताएं बताइए। ये आपके कोर्स में तभी आज से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण लाए। अशोक के अभिलेखों की विशेषताओं की बात करें तो सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। यानी शासक बोल दो, सम्राट बोल दो, राजा बोल दो, एक ही बात है। तो मौर्य वंश के महानतम सम्राटों में से एक थे। कलिंग युग के बाद, कलिंग उड़ीसा में, कलिंग युद्ध के बाद इनके जीवन में भारी परिवर्तन आया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर धर्म के प्रचार प्रसार का प्रसार शुरू किया। अपने विचारों, नीतियों और आदेशों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शिलालेखों और स्तंभ लेखों का सहारा लिया था। यानी जो दोस्तों अशोक है, उनके द्वारा अपनी नीतियों, विचारों को आगे पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, शिलालेखों, जो शिला पर लिखे जाते हैं, पत्थरों पर लिखे जाते हैं, स्तंभ पर लिखा जाते हैं, उनको स्तंभों का सहारा लिया। और ये अभिलेख भारत के इतिहास, धर्म, प्रशासन और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ विशेषताएं जो कि आगे बात करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है धम्म का प्रचार। धम्म का प्रचार कैसे, तो अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द बार बार आया है, जिसका अर्थ बौद्ध धर्म के नैतिक शिक्षाओं से है। धम्म का अर्थ क्या हुआ, बौद्ध धर्म में नैतिक शिक्षाओं से होता है, और जिसमें अहिंसा, सत्य, दया, संयम, माता पिता की सेवा, प्रजा की भलाई, पशु पक्षियों की रक्षा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता जैसी बातें शामिल की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक धर्म को लेकर केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का आधार मानते थे। दूसरा पॉइंट है सरल भाषा और जन सामान्य को संबोधित। सरल भाषा कैसे, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में दोस्तों, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत में, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी भारत में तथा कुछ स्थानों पर ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपियां, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। यह दिखाता है कि अशोक ने स्थानीय जनता की भलाई समझ को ध्यान में रखा था, भलाई को समझ में ध्यान में रखा था। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख। तो प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख अगर बात करें तो अशोक ने अपने शासन में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो जनता के नैतिक व धार्मिक उत्थान के लिए कार्य करते रहे। कई अभिलेखों में जल व्यवस्था, सड़क निर्माण, चिकित्सालयों की स्थापना और पशुओं की देखरेख जैसे कार्यों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि उनका शासन जन कल्याणकारी था। यानी जो अशोक है, उनका शासन था वो जन कल्याणकारी, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, इस प्रकार से ये मिलता देखने को है। फिर चौथा पॉइंट आता है निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति।
दोस्तों अशोक के अभिलेखों में राजा के रूप में उनके आत्मचिंतन की झलक मिलती है, जिन्होंने अपने पहले के हिंसक कार्यों पर खेद प्रकट किया। यानी जो अशोक है उसके द्वारा पहले कुछ हिंसक कार्य किए गए, उसके बाद उसने धर्म का सहारा लिया, धर्म का सिद्धांत दिया। उससे पहले उसने बहुत हिंसक कार्य किए थे, उस कारण से उसको खेद होता है, त्रुटि होती है। विशेषकर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अभिलेखों से अपने आप को देवानाम प्रिय यानी प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय प्रदर्शी कहते हैं। यानी ऐसे अपने आप को अभिलेखों में क्या कहते हैं? देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है आपके लिए भौगोलिक विस्तार। अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अशोक के अभिलेख भारत के दूर दराज क्षेत्रों में मिले, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अफगानिस्तान और नेपाल तक। इससे मौर्य साम्राज्य की विशालता और उनकी संगठित प्रशासनिक संरचना का पथज्ञान मिलता है। 6वां पॉइंट आता है ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों अशोक के अभिलेख न केवल उनकी नीतियों और विचारों का प्रतिबिंब है, बल्कि इस युग की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। इस अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की भाषाओं, लिपियों और शासन व्यवस्था पर धार्मिक विचारधारा का बहुमूल्य प्रभाव जानकारी हमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या निकला इसका कि अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास का अमूल्य धरोहर है। ये न केवल एक महान सम्राट के उदात्त विचारों को दर्शाते हैं, बल्कि भारत में शासकीय संप्रेषण प्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता की नींव को सिद्ध करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय की, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक विश्वविख्यात शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व मानी जाती है और ये आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित था। और तक्षशिला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते। इस विश्वविद्यालय में वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध कला, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, तर्क शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ के प्रमुख आचार्य पाणिनि, जिसके द्वारा संस्कृत क्या लिखी गई है? व्याकरण, और संस्कृत की भी रचना की गई है पाणिनि द्वारा, अष्टाध्यायी। तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, संस्कृत व्याकरण के जनक है ये। चाणक्य अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कौटिल्य, ये यहाँ के शिक्षक थे। और चरक, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, इनकी विद्वता से तक्षशिला की कीर्ति को विश्व भर में फैलाया था। ये आपको ध्यान रखना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक थे। एक तो आपके पाणिनि हो गए, चाणक्य हो गए, चरक हो गए, और तक्षशिला में कौन हो गए? ये इतने ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कीर्ति को बढ़ाया था। फिर अगर बात करें तक्षशिला की शिक्षा पद्धति, तो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यानी ये जो तक्षशिला की शिक्षा पद्धति है वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यहाँ प्रवेश हेतु कठोर योग्यता मापदंड होते। छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी और आचार्यों की संख्या लगभग 200 मानी जाती। यानी दोस्तों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 10,000 से अधिक संख्या थी और आचार्यों की संख्या लगभग 200 मानी जाती है। फिर अगर बात करें कि इस विश्वविद्यालय का पतन 5वीं शताब्दी में हुन आक्रमण के कारण हुआ। तक्षशिला न केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली की गरिमा का प्रतीक रहा, बल्कि प्राचीन भारत के बौद्धिक वैभव को भी दर्शाता है। यानी ये जो प्राचीन भारत का जो बौद्धिक वैभव है, उसके जो ज्ञान का भंडार है, उसको भी कौन दर्शाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफाओं में स्थित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यानी ये जो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का है और भुवनेश्वर का है। तो ये अभिलेख राजा खारवेल तथा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में खुदवाया गया था। यानी ये जो अभिलेख है वो राजा खारवेल द्वारा 2री शताब्दी में खुदवाया गया था। इसकी विशेषताएं कुछ संक्षेप में। पहला है भाषा और लिपि। यह अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। दूसरा पॉइंट है राजा खारवेल का विवरण। इसमें खारवेल के जीवन, प्रशासन, सैन्य अभियानों, धार्मिक कार्यों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है सैन्य विजय। तो सैन्य विजय की बात करें तो खारवेल ने मगध तक आक्रमण किया और नंदवंश के एक जैन प्रतिमा वापस लाई, जिसका उल्लेख इस अभिलेख में देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। खारवेल ने जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता। पांचवा पॉइंट है ऐतिहासिक महत्व। तो यह अभिलेख प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हमें देखने को मिलता है। ये अभिलेख न केवल खारवेल की वीरता को बढ़ाता है, यानी कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख न केवल खारवेल की वीरता को दर्शाता है, बल्कि मौर्योत्तर भारत की स्थिति का भी हमें बोध कराता है। फिर अगला दोस्तों महत्वपूर्ण 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख
विशेषताओं का वर्णन करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता, आपसे सबको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, क्या कौन सा इसकी विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर फली फूली। इसका प्रमुख क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ था। इसके प्रमुख स्थलों में अगर बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। बाकी आप गुजरात का लोथल भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत, कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, ये आप सब स्थल देख सकते हैं। फिर अगर बात करें सबसे पहले अगर नगरीय योजना की, तो किस प्रकार नगरीय योजना थी, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विकसित नगर योजना थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, एक तो दुर्ग यानी जो ऊपरी नगर था, निचला नगर, दो भागों में विभाजित था सिंधु नगर। और सड़कों को ग्रिड प्रणाली में, यानी जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का जो कोण होता है वो ग्रिड प्रणाली है। तो जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली में बनाए हुए थे, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते। घर पक्की ईंटों से बने हुए थे और उसमें प्राय आंगन, स्नानघर और शौचालय होते थे। दूसरा पॉइंट आता है जल निकास प्रणाली। दोस्तों, इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। प्रत्येक घर का गंदा पानी भूमिगत नालियों में प्रवाहित होता, जो मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी। इन नालियों को सफाई करने के लिए ढक्कर बनाया जाता था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नागरिक जीवन में स्वच्छता को महत्व दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। तीसरा क्वेश्चन आता, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि वाणिज्य और व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक से प्राप्त हड़प्पाई मोहरे इस बात का प्रमाण है कि व्यापार के लिए वे जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग करते। लोथल में मिला बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि समुद्री व्यापार भी प्रचलित था, समुद्री व्यापार भी प्रचलित था। फिर अगला चौथा पॉइंट है धर्म और आस्था। धर्म और अगर आस्था की बात करें तो धार्मिक रूप से सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। क्या थे? प्रकृति देवता को पूजते थे। प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि वे पशुपति, एक प्रकार का शिव, मातृ देवी शक्ति और वृक्षों की पूजा करते। पशु पक्षियों विशेषकर बेल, हाथी और गेंडे का धार्मिक महत्व था। पांचवा पॉइंट क्या है? लिपि और लेखन। दोस्तों, हड़प्पा वासियों ने एक चित्रलिपि का उपयोग किया था, जो अब तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि को ज्यादातर मोहरों पर देखा गया और ये लिपि उसकी सांस्कृतिक और व्यापारिक जानकारी का हमें देखने को स्रोत मिलता है। छठा पॉइंट क्या है इसका? कला और शिल्प। आप अच्छे से पॉइंट ध्यान करके जाना। बाकी आप अगर शॉर्ट लगता है आपको कि सर 2-3 लाइन के अंदर आपको पॉइंट बता दिया, ये आपको समझाने के लिए अच्छा पॉइंट है। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से कितना भी लिख सकते हैं। कला और शिल्प के अंदर आपको क्या लिखना है कि सिंधु घाटी की मूर्तिकला, मोहरे, खिलौने, आभूषण अत्यंत विकसित है। और नर्तकों की जो कांस्य की मूर्ति, जैसे आपने क्लास 12th की बुक पढ़ी होगी, 10th की बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको कांस्य की मूर्ति देखी होगी आपने, वो मिली है। और प्रतिमा, योगी की पाषाण मूर्ति इस सभ्यता की उत्कृष्ट कलात्मकता को दर्शाती है। वे मिट्टी, पत्थर, धातु से वस्तुएं बनाते थे, यानी जो मिट्टी के वहां पे बर्तन बनते उनको मर्दबांड बोलते। जैसे आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो काले रंग के, लाल रंग के मर्दबांड होते, या उनको मर्दबांड, गेरुए रंग के भी मर्दबांड बोलते। इस प्रकार से आप उसमें लिख सकते हैं। सातवां पॉइंट है कृषि व्यवस्था। कृषि उसकी आजीविका का प्रमुख साधन थी। वे गेहूं, जौ, कपास, मटर आदि की खेती करते। कृषि में बैल का उपयोग काम आता था। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का उपयोग होता था। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशासन और समाज। अगर प्रशासन और समाज की बात करें तो हालांकि कोई स्पष्ट शासक वर्ग नहीं मिला, फिर भी नगरों की योजनाबद्धता से स्पष्ट होता है कि कोई संगठित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। समाज वर्गीकृत था, लेकिन जातिवाद के प्रमाण नहीं मिलते। महिलाएं सम्मानित थी और व्यापार में भी भागीदारी करती थी। निष्कर्ष निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक संगठित, विकसित और उन्नत अवस्था थी, जिसकी नगर योजना, कला, व्यापार और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। जैसे जयपुर का शहर हो गया, तो इसके आधार पर बना हुआ है, ग्रिड प्रणाली के आधार पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप लाइक कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगी। फिर अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है। ये लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की अनेक आधुनिक लिपियों की जननी कही जाती है। ब्राह्मी लिपि के माध्यम से ही प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और अभिलेखों की रचना की गई।
ये लिपि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इसका उद्भव कैसे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि के उद्भव को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका विकास स्थानीय परंपराओं से हुआ, जबकि कुछ अन्य लोग इसे विदेशी लिपियों से मानते हैं, जैसे असीरियन, अरामी या फोनिशियन जैसे प्रभावित मानते हैं। परंतु अधिकांश भारतीय विद्वानों का ये मत है कि ब्राह्मी लिपि स्वदेशी है और इसका विकास भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जाता है। फिर सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उदाहरण हमें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। ये अभिलेख स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं से खुदे हुए मिलते हैं, जैसे कि गिरनार, प्रयाग और लुम्बिनी में प्राप्त अशोक के शिलालेख। संरचना और विशेषताएं। ब्राह्मी एक ध्वन्यात्मक लिपि है जिसमें व्यंजन और स्वर स्पष्ट रूप से अलग अलग अंकित किए जाते हैं। ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्राह्मी लिपि में लगभग 33 व्यंजन और 9 स्वर होते हैं। इसकी लिपि सरल, स्पष्ट और सुसंगत थी, जिससे ये प्रशासनिक आदेशों और धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार में उपयोगी सिद्ध हुई थी। फिर विकास कैसे हुआ इसका? तो विकास की अगर बात करें तो समय के साथ ब्राह्मी लिपि में कई परिवर्तन हुए। इसने अनेक लिपियों को जन्म दिया। मौर्य काल के बाद शुंग, सातवाहन, कुषाण और गुप्त कालीन शासकों के काल में इस लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। गुप्त काल में ब्राह्मी का स्वरूप अधिक कलात्मक और स्पष्ट हुआ, इसे गुप्त ब्राह्मी कहते हैं। इसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही आगे चलकर नागरी, शारदा, बंगाली, तमिल, कन्नड़, गुजराती, ओडिया आदि लिपियों का विकास हुआ। दोबारा देखिए दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से ही नागरी भाषा, शारदा, बंगाली, तमिल, कन्नड़, गुजराती, ओडिया और आदि लिपियों का विकास माना जाता है। ये वीडियो आपको कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। आप इसको 2 बार देखेंगे और 1 बार पीडीएफ पढ़ेंगे, आपके अच्छे नंबर बनेंगे और आपको लिखने की शैली भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर बात करें ब्राह्मी लिपि के महत्व है, ब्राह्मी लिपि के महत्व है तो ये भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। ये जो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। इसके माध्यम से हमें मौर्यकालीन शासन, समाज, धर्म, नीति, संस्कृति की जानकारी मिलती है। ब्राह्मी से ही अनेक नगर, अनेक आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं निष्कर्ष किसकी। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो ब्राह्मी लिपि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की एक अनमोल कड़ी है। इसका विकास न केवल भारतीय लिपिक परंपरा का प्रतीक है, बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत भी है। इसका प्रभाव आज भी भारत की विभिन्न लिपियों और शाखाओं में देखा जा सकता है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपि भारतीय पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि हस्तिनापुर उत्खनन के स्तरीकरण व तिथिक्रम की व्याख्या कीजिए। तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का उत्खनन 1950-52 में पुरातत्वविद बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। यानी जो हस्तिनापुर है उसका उत्खनन कब हुआ था दोस्तों? 1950 से 52 में बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया। इस उत्खनन का उद्देश्य महाभारत कालीन साक्ष्यों की खोज करना था। यानी आपने पता होगा कि महाभारत के अंदर जो अभी वर्तमान दिल्ली है उसका प्राचीन नाम क्या था? हस्तिनापुर था। तो इसके महाभारत कालीन साक्ष्यों की खोज करना था। यहाँ मिले विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों के माध्यम से काल निर्धारण तिथिक्रम का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करेंगे स्तरीकरण व तिथिक्रम। तो हस्तिनापुर के उत्खनन में मुख्यतः 6 सांस्कृतिक स्तर लेयर स्ट्रेटा पाए गए, जिनका तिथि की क्रम निम्नलिखित प्रकार से किया गया। फिर पहले स्तर की बात करते हैं। सबसे पहले पहला स्तर पेंटेड ग्रे वेयर PGW संस्कृति। कौन सी है? PGW संस्कृति लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व। ये स्तर महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। यानी जो फर्स्ट स्तर है वो महाभारत काल से जुड़ा जाता है और इसमें दूसरे रंग के चित्रित मर्द बाण PGW प्राप्त हुए थे। ये स्तर आर्य सभ्यता के वैदिक मध्य काल को दर्शाता है। दूसरा आता है स्तर उत्तरी कृष्ण मर्द बाण यानी NBP संस्कृति लगभग 700 से 200 ईसा पूर्व। तो ये मौर्य काल और शुंग कनिष्क काल का प्रतिनिधित्व करता है और इस स्तर से लोह उपकरण, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। स्तर तीसरा कौन सा है? तो शुंग कुषाण काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300। इसमें पक्की हुई ईंटों के मकान, टेराकोटा, मूर्तियां आदि आभूषण पाए जाते हैं और ये समृद्ध नगरीकरण को दर्शाता मिलता है। फिर चौथा स्तर कौन सा है? तो गुप्त काल लगभग 320 से 600 ईस्वी। इस स्तर के कलात्मक विकास
मंदिर निर्माण व मूर्ति कला का उत्कर्ष देखा गया। सोने चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए। स्तर 5वां है उत्तर गुप्त काल, लगभग 600 से 800 ईस्वी। इसमें नगर का पतन व ग्रामीण स्वरूप अधिक देखा गया था। मिट्टी के बर्तन सरल हो गए और वास्तुशिल्प में गिरावट आई थी। स्तर 6 कौन सा है? तो 6 नंबर स्तर की अगर बात करें तो मध्यकालीन संस्कृति लगभग 800 से 1200 ईस्वी। इस स्तर में इस्लामी प्रभाव दिखाई दिया। तो दोस्तों जो 6 स्तर है इसके अंदर हमें इस्लामी स्तर भी देखने को मिलता है। जैसे कुछ स्थानों पर चूना पत्थर की चिनाई, यहाँ से ताम्र सिक्के हुए सरल जीवन के प्रमाण हमें देखने को मिलता है। निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष यही है कि हस्तिनापुर के स्त्रीगण से स्पष्ट होता है कि यह स्थल निरंतर मानव विकास के निवास के अंतर्गत रहा है। विभिन्न स्तरों में प्राप्त पुरावेशों के माध्यम से वैज्ञानिक तिथियों, रेडियो कार्बन डेटिंग आदि द्वारा तिथिक्रम कर भारत के प्राचीन इतिहास की काल गणना में सांस्कृतिक विकास को समझने में सहायता देता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी के लिए हमारे द्वारा तैयार की गई ये PDF बहुत फायदेमंद होगी। हमारा उद्देश्य शिक्षा का प्रचार करना है। आज से पहले कभी किसी प्रकार का मैंने शुल्क नहीं लिया। बस इस पेपर के लिए, PDF के लिए मैंने आपके लिए मात्र 15 रुपये लिखे हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूँ शायद अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो सर ने बहुत पैसे ले लिए तो आप रहने देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा और आप अच्छे से इस पेपर को पढ़कर और ध्यान से देकर आएंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।